लीगल एड देखिएगा। मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीरीज़ का आपका ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ शुरू हो चुकी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसी तरह से हम 10 क्वेश्चन का आपको टारगेट देंगे और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिएगा, आप पीसीएस जे लिखते हैं, पीसीएस जे का आपका पेपर है, आप जुडिशरी के एग्ज़ाम से रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन ही आते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। आंसर राइटिंग सीरीज़ आपकी चल रही है। संविदा की परिभाषा दीजिएगा, ठीक है। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट और कह रहा है एक वैध संविदा के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिएगा। कह रहा है डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक करार का संविदा होते हैं, ठीक है। सभी अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। वही कॉन्ट्रैक्ट और आपके करार की बात हो रही है। तो आ जाएगा, हम पढ़ते हैं। आपका कह रहा है करार के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। क्या प्रत्येक करार संविदा होते हैं? ये हमने आपको बताया था। साधारण भाषा में संविदा से तात्पर्य दो व्यक्तियों के बीच संबंध से है। कानूनी भाषा में संविदा का अर्थ ऐसे करार से है जो दो पक्षों के बीच आपसी अधिकारों और आभारों को जन्म देता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी करार एक दूसरे व्यक्ति से अधिकार प्राप्त हो कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने या ना करने के लिए बाध्य हो सकता है, तो उसे संविदा कहते हैं। अतः संविदा एक विशेष प्रकार का करार है। देखिएगा, संविदा की परिभाषा देख लीजिएगा। मैं आपसे ऑलरेडी कह चुकी हूँ। सामंड, केल्सन, अल्पियन, हॉलैंड, इन सब के नाम आप याद कर लीजिए। कुछ नहीं याद आएगा तो इनके नाम लिख करके अगर आप बना करके भी लिखाएंगे तो आपका नंबर हो जाएगा। संविदा एक ऐसा करार है जो दो पक्षों के बीच क्या दायित्व उत्पन्न करता है, दायित्व उत्पन्न करता है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सामान्य क्या कहते हैं, दायित्व उत्पन्न करता है। पूलक के अनुसार प्रत्येक करार ऐसा वचन जो कानून द्वारा लागू होने योग्य हो, संविदा है। तो भैया कानून द्वारा लागू होने योग्य हो वो क्या है, संविदा है। तो ये बात कौन कहते हैं, पूलक कहते हैं। अब एल्सन देखिएगा, इनके छोटे छोटे वही याद रखेंगे आप, तभी याद हो पाएंगे। सामंट के अनुसार तो आप कहेंगे भैया कॉन्ट्रैक्ट ऐसा संविदा एक ऐसा करार है जो दो पक्षकार के बीच क्या करता है, दायित्व उत्पन्न करता है। और पूलक क्या कहेंगे, प्रत्येक करार या वचन कानून द्वारा लागू होने हो वाले हों तो वो क्या होते हैं, वो योग्य हों, वो संविदा होते हैं। एल्सन क्या कह रहा है, कह रहे हैं भैया एल्सेंस के अनुसार संविदा से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसे करार से है। क्या बोला हमने, करार, ठीक है। एल्सन आपका सामंड में दायित्व उत्पन्न कर रहा है, इसमें कानून द्वारा लागू होने वाला हो, और भाई पोलक में कानून द्वारा। और एल्सन क्या कह रहा है, कैसे करार से, जो ऐसे करार से है जिसके द्वारा एक या दूसरे पक्ष के विरुद्ध किसी काम को करने या ना करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। एक दूसरे पक्षकार के विरुद्ध काम करने या ना करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। ये कौन कहता है, एल्सन। बस इसी तरह से याद करना है। आ जाइएगा, संविदा अधिनियम की धारा 2 जो के अनुसार एक करार जो अधिनियम कानून द्वारा लागू होने योग्य हैं वे क्या होते हैं, वे संविदा कहलाते हैं। और देखिएगा, आपको याद होने चाहिए 2A में क्या है, 2B में क्या है, 2C में क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और यदि आप चाहें तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि 2A में क्या है, 2B में क्या है। इसका हम आपको एक शॉर्ट नोट भेज देंगे, ठीक है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। हाँ, संविदा के देखिएगा, हाँ ये कह रहा है आ और बा के बीच इस बात का करार है कि यदि आ बा का मकान बनाएगा तो बा उसे क्या 10,000 रुपये देगा। इस करार के कारण ही बा इस कार्य का अधिकारी है कि उसके किए मकान एक मकान बनाए, उसके लिए एक मकान बनाए। इसी प्रकार यदि आ बा इस बात का करार करते हैं कि आ एक नीलाम में बोली नहीं बोलेगा तो वे 500 रुपये देगा, तो ये करार भी संविदा होगा, क्योंकि करार के कारण ही सहनशीलता का हकदार है। अर्थात आ द्वारा नीलामी में बोली ना बोलना, ये क्या है, ये भी आपका एक सहनशीलता का, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। आइए, संविदा के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, इसके हम एसेंशियल देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक वैध संविदा के निर्माण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 तत्वों का होना आवश्यक है। कौन कौन से, एक तो एग्रीमेंट है ना, एक करार होना चाहिए, और करार कानून द्वारा क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। जो एग्रीमेंट है वो कैसे इन्फोर्समेंट होना चाहिए, लॉफुली इन्फोर्समेंट में होना चाहिए। एक करार होना चाहिए। अब इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, कह रहे हैं संविदा के निर्माण के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है कि 2 या 2 से अधिक पक्ष एक के बीच एक करार होना चाहिए, दोनों के बीच एक करार होना चाहिए। और 2 के अनुसार प्रत्येक प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञान को प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल को करार कराते कहलाता है। इस प्रकार करार 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखिएगा, वही हम आपको बार बार बताते हैं कि A और B हैं। A B से कहता है कि भाई मेरा मकान ले लीजिए,
बी बोलता है ठीक है मैं ले लूँगा। कितने में लोगे? 5 लाख में लूँगा। तो 5 लाख क्या है? वो प्रतिफल है। तो कह रहा है प्रतिफल कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। आइएगा, फिर कह रहा है एक दूसरे के लिए किए गए प्रतिफलों, है ना, ये अभिव्यक्त वचनों के समूह प्रत्येक समूह को विशेषित करती है ना कि एक वचन को। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक वचन स्वयं में एक करार है। आप जो बोल रहे हैं वो एक क्या है? एग्रीमेंट है। भले ही ऐसा करार किसी प्रकार के प्रतिफल में समर्थित ना हो, परंतु जहाँ वचनों का समूह हो वहाँ क्या हो सकता है? करार हो सकता है। वहाँ क्या होगा? करार होगा। आइए, यह बात संविदा अधिनियम की धारा 10 से लेकर 25 तक में स्पष्ट की गई है। अर्थात 10 प्रतिफल को संविदा का आवश्यक तत्व घोषित करती है तथा धारा 25 प्रतिफलहीन संविदा को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करती है। मतलब जिसमें आपका कंसिडरेशन नहीं होगा, जिसमें कोई प्रतिफल नहीं होगा। जैसे उसने बोला 5 लाख में मेरा मकान ले लो, तो अगर 5 लाख ही ना दे, बोले कोई फ्री में ले लो, तो क्या प्रतिफलहीन होती है? तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, वो वॉइड हो जाता है। अच्छा, सेबनी क्या कह रहे हैं इस पर? सेबनी कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को अपने वैध संबंधों को प्रभावी करने के समान आशय की अभिव्यक्ति को करार कहते हैं। भाई ये कह रहे हैं 2 से अधिक व्यक्ति क्या करेंगे? वैध संबंध होंगे जो उन्हें क्या करेंगे? करार मतलब करें बोलेंगे तो वो क्या होंगे? वो करार हमारे क्या होंगे? वे क्या कहलाएंगे? वे एग्रीमेंट कहलाए जाएंगे। इस प्रकार करार से तात्पर्य 2 या अधिक व्यक्तियों की एक ही भाव में क्या होना? सहमत होना। वो क्या हो जाएंगे? एग्रीमेंट हो जाएंगे। आ जाएगा, देखिएगा, ये कह रहा है करार के दोनों पक्ष, कह रहा है धारा 13 के अधीन शून्य होता है। क्या शून्य होता है? जैसे कि पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, अर्थात करार के दोनों पक्ष अधिक व्यक्ति एक दूसरे की बात एक ही भाव में सहमत होते हैं। अर्थात करार के दोनों पक्ष में मितज्ञता, है ना, होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो करार क्या होगा? 13 के अधीन शून्य होगा। अर्थात रेफल्स वर्सेस विकफ हाउस 1864 में प्रतिवादी ने वादी के सूरत नामिक सूती कपड़े की कुछ मात्रा खरीदी। ये कपड़ा पियरलेस नामक जहाज़ द्वारा मुंबई में आने वाला था। मुंबई से पियरलेस नामक 2 जहाज़ चले, 1 अक्टूबर में जो प्रतिवादी के विचार में था तथा दूसरा दिसंबर में जो वादी के विचार में था। निर्णय हुआ कि मानसिक मितज्ञ ने ना होने के कारण दोनों बाध्यकारी संविदा नहीं थी। कह रहे हैं कि मतलब दोनों की नॉलेज में नहीं था। मितज्ञ मतलब होता है कि भैया नॉलेज में होना, और जब नॉलेज में नहीं था तो वो क्या होंगे? वो शून्य एग्रीमेंट्स होंगे, वो शून्य करार होंगे। आ जाएगा 2 में करार की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। और परिभाषा ये हमारे करार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वचन और प्रॉमिस। ठीक है भाई, वचन क्या है? कह रहा है करार क्या है? प्रॉमिस क्या है? तो कह रहा है करार का गठन वचन से होता है। जैसे कि ए ने बी से बोला हाँ तुम मेरा वो लोगे, मेरी कार लोगे, तो मेरी कार खरीदना चाहते हो? तो उन्होंने बोला हाँ। जैसे उसने हाँ बोला, उन्होंने क्या करा? उसने प्रॉमिस करा। आइएगा, कह रहा है करार का गठन वचन से होता है और वचन के लिए वचनदाता और वचन ग्रहीता नामक 2 पक्षकार होने चाहिए। देखिएगा, हमने पढ़ाया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं से करार नहीं कर सकता, अतः वचन की उत्पत्ति प्रस्ताव, आपको पता है प्रस्तावना, प्रपोजल और स्वीकृति से होती है। वही वचन कब बनेगा? कोई प्रपोजल देगा और कौन दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तभी होती है स्वीकृति से। आज ये प्रपोजल क्या होता है? 2A में हमारा प्रपोजल को डिफाइन किया गया है। और प्रपोजल क्या है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति भी उसी कार्य को करने या न करने के लिए सहमत कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? प्रस्ताव करते हैं। उस व्यक्ति को प्रस्तावक कहा जाता है, जो क्या करता है? प्रपोज रखता है, जो प्रस्ताव रखता है। और स्वीकृति ग्रहीता किसे कहा जाता है? जो प्रॉमिस करता है। ठीक है, जैसे कि आप समझ लीजिएगा भैया किसे कहा जाता है। ए ने बी से कहा मेरी कार खरीद लो, तो ये कौन हो गया? प्रस्तावक। और ये कौन हो गया? ये प्रस्ताव ग्रहीता। ठीक है, ग्रहण करने वाला। प्रोमिजी और प्रोमिजर। ठीक है, आइएगा, जैसे कि आ बा से कहता है कि वह अपना घोड़ा बा को 1000 रुपये में बेचने का इच्छुक है। यह एक प्रस्ताव है, ऑफ कोर्स प्रपोजल है, क्योंकि यहाँ पर का प्रस्तावकर्ता ने घोड़ा बेचने की अपनी इच्छा बा को स्वीकर्ता को इस उद्देश्य से प्रकट की कि वह घोड़ा खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करे। देखिएगा, एक्सेप्टेंस क्या है, स्वीकृति क्या है, 2B में डिफाइन की गई है। जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्ताव किया गया है प्रस्ताव के प्रति सहमति दे देता है,
तो कहा जाता है उसने क्या कर दिया, प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। भैया ए ने बी से कहा मेरी गाड़ी खरीद लो, बी ने बोला हाँ हम खरीद लेंगे। जैसे ही उसने बोला हाँ हम खरीद लेंगे तो बी कौन हो गया, उसने क्या कर दिया, स्वीकृति कर दी। अब देखिए एनसेंस क्या कह रहे हैं, एनसेंस ने स्वीकृति के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्वीकृति का प्रस्ताव ही के साथ ही संबंध है जो माचिस की तिल्ली, जलती हुई तिल्ली का बारूद से भरी गाड़ी का है। जैसे ये कह रहे हैं कि भैया जो स्वीकृति का जो महत्व है उसे समझाते हुए ने कहा है, स्वीकृति का महत्व वो है जैसे जलती हुई तीली का और बारूद से भरी गाड़ी का है। मतलब एल्सन ने बारूद की गाड़ी की जलती हुई माचिस की तीली की तुलना करते हुए कहा कि जैसे एक जलती हुई तीली बारूद की गाड़ी में आग लगाई जाए उसका विस्फोट आवश्यक होगा, परंतु जब तीली नहीं लगाई जाती बारूद अक्रिय रह जाता है, मतलब ऐसे ही रह जाता है। अर्थात जब तक कोई प्रस्ताव स्वीकृति नहीं होता तब तक प्रस्ताव प्रतिज्ञा में परिवर्तित नहीं होता और पक्षों में वैज्ञानिक अधिकार और दायित्वों का जन्म नहीं होता। साधारणतः भाषा में स्वीकृति से तात्पर्य स्वीकृतिकर्ता द्वारा प्रस्ताव को बिना शर्त की सहमति प्रदान करना है। आ जाएगा। करार कानून द्वारा लागू होने योग्य होने चाहिए, आपको पता है, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। धारा 10 भी यही कहती है कि सभी संविदा में सभी करार यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की सहमति से वैधानिक प्रतिफल और वैधानिक उद्देश्य के लिए किए जाते हैं तो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए जाएंगे। चलिए आइएगा। 30 अब कह रहा है करार के पक्षकारों में संविदा करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब स्वतंत्र सहमति से होने चाहिए। कैसे? 10 और 11 यही बात बताते हैं। 10 कह रहा है मेजर होना चाहिए, वो बालिग होना चाहिए। दूसरा स्वनिश्चित होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कानून द्वारा संविदा करने के लिए अयोग्य घोषित ना होना चाहिए। और भैया 11वां क्या कहता है, कहता है ऐसे व्यक्ति जो नाबालिग हैं और अस्वस्थ मन के हैं, मस्तिष्क के हैं अथवा कानून द्वारा अयोग्य घोषित करे गए हैं वो संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। क्लियर है। मोहरी बीबी का इसमें केस था और 1903 में पीवी कौशल ने निर्णय दिया कि नाबालिग का संविदा आरंभ से ही क्या होती है, शून्य होती है, खत्म होती है, क्योंकि वह धारा 11 की संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। मोहरी बीबी का केस याद रखना भैया, शून्य से है, नाबालिग की संविदा शून्य होती है। करार पक्षों की स्वतंत्र सहमति से किया जाना चाहिए। कह रहा है भैया जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं पक्षों की स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने दबाव में करा दिया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इस पर देखिएगा केस है अमी राजू वर्सेस शेषमा 1980 का। मद्रास में एक हिंदू ने अपनी पत्नी तथा पुत्री को आत्महत्या की धमकी दी। इस उद्देश्य से दी कि वह उसके पक्ष में एक समाचार पत्र पर हस्ताक्षर कर दें। निर्णय हुआ कि आत्महत्या की धमकी द्वारा सहमति धारा 15 के अंतर्गत क्या हो गया, उत्पीड़न थी तथा संविदा पत्नी के विकल्प पर शून्य करणीय था। आ ने अपनी पुत्री बा को उसकी नाबालिग पत्नी के दौरान अग्रिम धन दिया। बा के नाबालिग होने पर आप पति के रूप में अपने असर के दुरुपयोग द्वारा बा से उस अंतिम धन के विषय में देय राशि से अधिक के लिए बंधननामा प्राप्त कर लेता है। यह अनुचित प्रभाव का प्रयोग करता है और संविदा बा के विकल्प पर शून्य करनी हो जाती है। देखिए आने क्या करा, अपने पुत्र बा को उसकी नाबालिगता के दौरान जो अग्रिम धन दिया था, बा के नाबालिग होने पर आप पिता के रूप में उसने असर के दुरुपयोग द्वारा बा से उस अग्रिम धन के विषय में देय राशि के से अधिक के लिए क्या करा, बंधननामा प्राप्त कर लिया था। और उसने बाद में क्या करा, अनुचित प्रभाव प्रयोग करता है और संविदा बा के विकल्प पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाएगी। भैया किसी पर असर डाल करके आप कोई संविदा नहीं करा सकते। करार वैधानिक प्रतिफल तथा वैधानिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, मतलब लीगली अगर आप करें ठीक है। 23 ये कह रहा है जैसे किसमें कानून द्वारा निषिद्ध है तो नहीं हो सकता, प्रभावी होने पर किसी विधि व्यवस्था को निष्फल बना सकता है तब नहीं कर सकता, कपटपूर्ण कर रहे हैं तब नहीं हो सकता, किसी की शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचाने के संबंध में अगर आप ऐसे एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो खत्म होंगे। और भैया न्यायालय द्वारा अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध कोई ठहराया गया है तो वो क्या होगा, आपके ऐसे एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड हो जाएंगे। देखिएगा खा को लोक सेवा में नौकरी दिलाने की प्रतिज्ञा करता है और खा 1000 रुपये देने की प्रतिज्ञा करता है। करार शून्य होगा क्योंकि ऐसे प्रतिफल क्या होंगे, विधि विरुद्ध हैं। भैया अगर हम कह दें कि आपकी हम नौकरी लगवा देंगे, हमें 2 लाख रुपए दे देना और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड होंगे? नहीं, वैलिड नहीं होंगे। करार स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं होना चाहिए।
ठीक है। कह रहा है इस करार एग्रीमेंट है वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं होना चाहिए। जैसे करार संविदा अधिनियम या किसी प्रचलित विधि द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविदा अधिनियम में निम्नलिखित अवस्थाएं कुछ अपवादों को छोड़कर करार स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। जैसे करार की विषय वस्तु के बारे में धन तथ्य संबंधी द्विपक्षीय भूल हुई हो। देखिएगा हमने बताया था 2:20 में दोनों पक्षों को भूल थी। अब दोनों पक्षों की भूल कैसे होगी भैया, यहाँ पर एक घोड़ा ए नाम का एक घोड़ा है, ठीक है। मैं देखिए ए मैं और बी आप, और सी नाम का एक घोड़ा था। मैंने बोला कि मेरा सी नाम का एक घोड़ा है, उसे खरीद लो। पता चला और जिस टाइम मैं कर रही थी उसी टाइम में घोड़ा मर गया। तो क्या तथ्य की भूल हुई, वो धारा 20 बताती है। बिना प्रतिफल के करार कह रहे हैं भैया, बिना प्रतिफल के। ए कह रहा है 500 में हमारा घोड़ा खरीद लो, बी कह रहा है ठीक है, और बी कह रहा है कि नहीं मैं बिना पैसों के खरीदूंगा। तो बिना प्रतिफल के करार कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। चलिए आ जाइए 27 कह रहा है व्यापार में रुकावट करने वाले करार क्या होंगे, शून्य होंगे। भाई किसी के व्यापार में आप रुकावट लगा रहे हो, उससे एग्रीमेंट कर लो कि यहाँ पे दुकान मत खोलना, मेरी दुकान भी इसी चीज़ की है, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, अनवैलिड होते हैं। वैधानिक कार्यवाही में रुकावट करने वाले करार हो गए, ठीक है। अनिश्चितता रखने वाले करार, जिसकी कोई निश्चितता ही नहीं है। जैसे कि मैंने बोला आज रात अगर जैसे कि मैंने बोला अनिश्चितता रखने वाले करार क्या होंगे, हाँ शून्य होंगे, मतलब निश्चित ही नहीं है। जैसे कि तेल के लिए वो बोलता है कि मुझसे आप तेल खरीद लीजिएगा, तो अब उसे पता ही नहीं था गोले का तेल खरीदना है कि नारियल का उसका खरीदना है, मिट्टी का तेल। तो अनिश्चितता वाले करार क्या होंगे, 29 में शून्य होंगे। आ जाइए बाजी वाला। बाजी, आप किसी से शर्त लगाएंगे अगर आज रात बारिश पड़े तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, तो भैया वो 500 रुपये दोगे आप, ऐसे करार शून्य होते हैं, ठीक है। और असंभव घटनाओं के करार क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि 2 मिनट में 5 किलोमीटर चल के दिखा, तो ऐसे 2 मिनट में 5 किलोमीटर चल के दिखाओ, 2 मील चल के दिखाओ, तो ऐसे करार क्या होंगे, शून्य होंगे। आइएगा इसका उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे बा को 10,000 रुपये देने का वादा करता है यदि 2 सीधी रेखाएं एक स्थान को घेर लें। अब आप ये बताइएगा 2 सीधी रेखाएं एक स्थान को कैसे घेर सकती हैं, नहीं घेर सकती ना, असंभव है। तो कह रहे हैं ऐसे करार क्या होंगे, वॉइड होंगे। आ जाइएगा आज जादू के जरिए खजाना खोजने से करार करता है। यह करार 56 के अंतर्गत शून्य होगा, क्योंकि जादू के जरिए खोजना खजाना ढूंढना अपने आप में एक असंभव कार्य है, ठीक है। और असंभव कार्य हमारा 36 में था। अन्य कानूनी आवश्यकताओं को पूरी होनी चाहिए तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जैसे जहां किसी प्रचलित कानून द्वारा यह अनिवार्य है कि करार लिखित सत्यापित और पंजीकृत हो, ऐसा किया जाना ही आवश्यक है, अर्थात करार शून्य होगा। तो निम्नलिखित में करारों में निम्नलिखित प्रमाणित तथा पंजीकृत होना चाहिए। जैसे कि क्या, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत मॉर्गेज कर रहे हो तब, सेल कर रहे हो तब, ठीक है। और गिफ्ट दे रहे हो किसी पर, पट्टे पर, लीज पर दे रहे हो, सीमा वर्धित विधि में वर्जित कर चुकाने का करार, ठीक है। और विवादों को पंच निर्णय के लिए सौंपे गए करार के लिए आपका एग्रीमेंट हो जाना इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिएगा ये था हमारा संविधाएं कैसे की जाती हैं, और आप इनकी हेडिंग्स लिख लीजिएगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारा पार्ट। ये देखिएगा कैसे कैसे करार कब का अनवैलिड है, ठीक है। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपनी क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के, और धन्यवाद।